हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो जैसे कि हम लगातार है ना, जो हमारे ग्रुप से सिलेक्टेड लोग हैं जिन्होंने हमारे ग्रुप से गाइडेंस ली हो और फिर उन्होंने सफलता हासिल की हो, तो हमारे तो वैसे भी देखो, जो हमारे ग्रुप को फॉलो कर रहा है इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका बहुत ज़्यादा हम्बल होगा, या मतलब कि गांव देहात ढाणी से वो बच्चा पढ़ा हुआ होगा। तो आज तो हमारी उम्र से काफ़ी ज़्यादा भारत को सर्व करने वाले एक्स सर्विसमैन रामकरण जी हैं, इनके बारे में आज बहुत सारी चीज़ जानेंगे। तो आपको ना बहुत सारी चीज़ों का ना ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा। आज एग्ज़ाम के बारे में तो आपको बहुत सारे लोग बताते हैं, आज आपको ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा कि किस तरीके से एक एक्स सर्विसमैन जो भारतीय नेवी को ना मतलब कि सर्व कर चुका हो, उसके बाद ना बैंक में नौकरी कर चुका हो, और उसके बाद और मतलब कि जो आरएस के अंदर थर्ड रैंक एक्स सर्विसमैन के अंदर और एसडीएम के पद पे वो सुशोभित होने वाले हैं। तो इनके बारे में हम पूरी जानकारी आज लेने वाले हैं। और इनका प्रीलिम्स का स्कोर भी बहुत बढ़िया रहा। ज़्यादातर ना आप एक्स सर्विसमैन का स्कोर देखोगे तो काफ़ी कम रहता है, इनका स्कोर इतना अच्छा रहा। पूरा आज इनके ज़िंदगी के बारे में अच्छी चीज़ें जानेंगे और हम क्या इनके मंत्रा को पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम रामकरण जी हमारे चैनल के ऊपर आपका। और आज आपके मतलब 10-15 मिनट से ना 10-15 लोगों का भविष्य चेंज जरूर होने वाला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामकरण जी, सबसे पहले ना आप अपने बारे में बताओ कि आप कब से कहाँ से हो, आपने कब मतलब कि आर मतलब नेवी में सर्व किया, फिर कब बैंक में नौकरी की, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हो, ताकि बच्चों को कॉन्फिडेंस मिल सके। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल पे आया और मैं अगर बैकग्राउंड बताऊं तो मैं रामकरण बिजारनिया और नेत्रवास गांव से रहने वाला हूं। और मैंने 10+2 में जब मैं था उसी समय मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन कर ली थी। बिल्कुल, जो आपने पिछला इंटरव्यू देखा था उपेंद्र का, उसमें भी ना उन्होंने 12th के बाद ना मतलब कि कोई जॉब को ज्वाइन कर लिया था। इन्होंने भी, रामकरण जी ने भी 12th के बाद ना मतलब कि नौकरी की है। इसका मतलब है कि परिवार की ना आर्थिक स्थिति वैसी रही होगी कि इन्हें मतलब ग्रेजुएशन करने से पहले नौकरी करनी पड़ी थी। तो 10+2 में ही मैं इंडियन नेवी में ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में वहाँ पे मैंने 15 साल सर्व किया और उसी ड्यूरेशन में मैंने वहाँ पे 10+2 मेरा कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और पीजी मेरा कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने एमबीए इन एचआर मैंने किया वहाँ पे। फिर 2017 में मैं इंडियन नेवी से वहाँ से मैंने रिटायरमेंट ले लिया। बिल्कुल। तो पारिवारिक अगर परिस्थिति देखी जाए तो 2002 में हमारी जो कंडीशंस थी इतनी अच्छी नहीं थी। नहीं। तो एक ग्रामीण परिवेश से होते हुए मुझे एक जॉब की बहुत सख्त आवश्यकता थी, जो मैंने ज्वाइन की थी नेवी। बिल्कुल। 2017 में रिटायर होने के बाद में मैंने विद इन 1 मंथ में मैंने एसबीआई बैंक में ज्वाइन कर लिया। एक ही और महीने के अंदर अंदर इन्होंने दूसरी नौकरी पकड़ी, ताकि जो अपना परिवार का जो जिम्मेदारी थी ना उसको कंटिन्यू मतलब इन्होंने किया है। तो अभी भी मैं एसबीआई बैंक में कार्यरत हूँ। और बिल्कुल। 2018 का मैंने आरएस एग्ज़ाम दिया था। तब मेरी कुछ स्ट्रेटेजी में कमी रह गई थी। बिल्कुल। तो बिल्कुल। निश्चित रूप से उसमें मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था फाइनली। फिर 2021 का जो आरएस है उसमें मैंने मेरी जो स्ट्रेटेजी उस समय जो सही से नहीं बन पाई थी, उस स्ट्रेटेजी पे काम किया और आज मुझे एक्सरिशमैन के रूप में 3rd रैंक प्राप्त हुई है और एसडीएम के रूप में सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल, तो आपने ना मतलब इनकी हमने जर्नी देखी कि ना मतलब कि एक जो 12वीं पास मतलब कि उस समय अप्रोक्स एज रही होगी इनकी 16-17 साल। 16-17 साल में ना परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हम क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ से सीखो। उसके बाद ना 15 साल तक ना नेवी के अंदर सर्व किया है। नेवी के अंदर सर्व करते करते ना पढ़ाई की एक ललक थी जिसने मतलब इनको यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद मतलब ये आगे आके भी तैयारी कर सकते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण इन्हें 6-7 साल तक बैंक के अंदर नौकरी की। नौकरी करते करते ये सक्सेस इन्होंने हासिल किया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ सीखने को आज हमें इनसे मिलेगा। तो अब अपने पूरा इंटरव्यू की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने जान लिया है इनके बारे में। इंटरव्यू वही हमारा 15-20 मिनट से ज़्यादा का नहीं रहेगा। हम केवल इम्पोर्टेंट बातें करेंगे और केवल जो क्रक्स वाली बातें हैं ना वही करेंगे। जी सर। तो सबसे पहले तो रामकरण जी, आप इंडियन नेवी में रहे हुए हो, जी उसके सर। बाद आपने वहाँ पे नौकरी की, फिर एसबीआई बैंक वगैरह में। वहाँ से आपको एसडीएम बनने का जज्बा कहाँ से आया? मतलब डर नहीं लगा कि मेरा कंपटीशन है ना, मतलब ये नए नए छोरों से हैं जो पता नहीं कौन सी कॉलेज से आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं।
तो मतलब कि किस तरीके से मतलब आपने जज्बा बनाया अपने हाँ, अंदर? तो 2017 तक तो मेरा ऐसा कोई एम नहीं था कि मुझे आरएएस बनना है। उसके बाद मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने सिविल में देखा कि इतना कंपटीशन है, तो मन में शंका ज़रूर हुई कि अगर सिविल जो बच्चे हैं उनकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो एक कॉलेज में अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, हमारी जितनी स्टडी हुई वो सेल्फ स्टडी हुई है। बिल्कुल। तो फिर कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो एक आरएस एक ऐसा एग्ज़ाम है जहां आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो। बिल्कुल। तो मैंने धीरे धीरे इसका सिलेबस देखना स्टार्ट किया कि क्या इसमें होता है। तो फिर थोड़ा थोड़ा मेरा जो वहाँ पे मैंने एजुकेशन प्राप्त की वो उससे रिलेटेड ही था, तो उसी हिसाब से मैंने मेरी स्टडी को जारी रखा। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनको पहले अपनी आर्थिक स्थितियों को ठीक करते गए, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये सिविल के अंदर जाके वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसलिए मतलब ये वापस इस एग्ज़ाम की इन्होंने तैयारी की। तो एक वास्तव में ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई तब इन्होंने बताया कि है ना, मतलब जैसे इन्होंने बताया ना कि पहले इनकी रणनीति में कुछ कमी रह गई, लेकिन इस बार रणनीति इन्होंने सुधार किया। तो ये हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़े हुए हैं, और ये आप सभी के लिए मोटिवेशन भी है कि आप सब लोग आज ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है कि स्क्रीन के उस साइड से स्क्रीन के इस साइड पे आपको आना है। तो हम रामकरण जी से जानते हैं कि किस तरीके से स्क्रीन के उस तरफ थे, तब आपको कैसा फील होता था कि ये स्ट्रेटेजी इस तरीके पता है। आज आप जब है ना मतलब इस तरफ हो तो आपको कैसा फील हो रहा है, आपने किस तरीके से ना यूट्यूब चैनल का यूज करके अपनी रणनीति वगैरह बनाई, उसके बारे में बच्चों को बताओ, ताकि जो गांव देहात का बच्चा है ना जी उसको सर। लगे कि मेरे पास सही डायरेक्शन है, यदि मैं मेहनत करूंगा ना तो सक्सेसफुल पक्का सही होऊंगा। बात सर। निश्चित रूप से 2018 में जैसे मेरी रणनीति में कमी रही, तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो गौरव सर को देना चाहूँगा, क्योंकि ये इन्होंने आपने एक 60 डेज की एक स्ट्रेटेजी बताई थी। और एक हमारा जो बैंक का टाइमिंग है उसका बहुत ही अगर 10 से 4 बजे का जो टाइम है उसमें हमें एक मिनट भी आपको रेस्ट करने का नहीं मिलता, नहीं पढ़ने का मौका मिलता है। तो वो 60 डेज की स्ट्रेटेजी ही मेरे एक सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मैंने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया, क्योंकि मेरा जो रिवीजन पार्ट था या जो 2018 में कमियां रह गई थी उनको मैंने काफ़ी हद तक सुधार लिया था। ओनली एक रिवीजन पार्ट था जिसमें किस तरह से आपको करना है, क्या मटेरियल पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसे मैंने बहुत अच्छे से फोकस किया। तो जैसे कि इनका ना जो ब्रह्मास्त्र हमने निकाल लिया ना, इनकी इतनी सी बातों के अंदर 3 बातें छुपी हुई थी जो यदि आपको ध्यान में रखना था। जैसे पिछली बार उपेंद्र का इंटरव्यू लिया था हमने, उसमें 3 रणनीति उनकी पी की थी कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, फिर मेजर पोर्शन पे ध्यान देना है और प्रैक्टिस करना है। इनकी रणनीति 3R की बनी है। सबसे पहले R फॉर रणनीति, कि ना मतलब इनकी रणनीति होनी चाहिए, और इन्होंने रणनीति में क्या किया से अपना 60 डे का एक टाइम टेबल वगैरह बताया था, उसको इन्होंने पूरा फॉलो किया। दूसरा R फॉर रिवीजन, इन्होंने लगातार क्या करते गए, ये रिवीजन करते रहे। और तीसरा ना मतलब इनके जो रेफरेंस मटेरियल थे वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थे, और उसको मल्टीपल टाइम पे रिवाइज करने से इनका मतलब कि सिलेक्शन ना मतलब कि हुआ है। तो ये चीज़ आपको ना मतलब इनसे सीखनी है कि रिवीजन करने के लिए आपने मटेरियल को ना मतलब कि बहुत कम रखना पड़ेगा। तो आजकल रामकरण जी एक मतलब कि दिक्कत आती है, कि दिक्कत ये आती है कि बच्चा ना मतलब कि पहले स्टैंडर्ड बुक ले आता है जी सर। कि इस स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना है, फिर उसको मिलता है XYZ कोचिंग का मटेरियल लिया है, जी सर। फिर दूसरी कोचिंग का मटेरियल दिखता है, फिर कोई प्रिंटेड बुक दिख जाती है, तो उसके पास मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाता है। जी सर। वो अपने आप को कैसे रोके कि ये 4-5 चीज़ ही पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा चीज़ पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो जो आरएस जो प्री का एग्जाम होता है उसमें आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स का जो ट्रेंड रहा है उस पर आप उनको अच्छे से समझिए, या आप किसी चैनल की सहायता ले सकते हो कि किस तरह का ट्रेंड है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप जो मटेरियल आप पढ़ते हो उसको बहुत ही कंसाइज रखिए। अगर आप किसी एक चैनल को फॉलो कर रहे हो या आप किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, तो एक कोचिंग पे ही आप निर्भर रहिए। जो आपको लगता है कि उसमें कोई कमी है, तो आप उसने बहुत जगह आप ऑनलाइन हम देखते हैं कि वहाँ पे आप सुधार कर सकते हो। स्टैंडर्ड बुक्स जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हम अगर बात करें तो एनसीईआरटी बुक्स काफ़ी रिलेवेंट हैं, हम उससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। बट अगर मार्केट में आपके उससे रिलेवेंट आपको नोट्स अवेलेबल हैं या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है, तो मैं ये मानता हूँ कि उसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। क्योंकि एक बुक को आप बार बार पढ़ोगे, उसको समझने से अच्छा है कि उसी जो ऑनलाइन स्टडी है उस पर ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो बेसिक सी फंडामेंटल बात यही है कि जो भी आपका रिसोर्स है ना, उसको एक को रिसोर्स को रखो, उसके बाद है ना उसके मल्टीपल रिवीजन करो, और फिर भी आपको लगता है कि इस रिसोर्स में ये चैप्टर कमजोर है तो उसको दूसरी जगह से वैल्यू एडिशन कर लो। केवल एक चैप्टर के लिए दूसरा मटेरियल आपको नहीं लाना। और लगभग सब कोचिंग मटेरियल है ना
वो एक स्टैंडर्ड बुक से ही बने हुए होते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लो, चाहे कोचिंग मटेरियल को पढ़ लो, एक को पढ़ो और उसके बाद उसी में वैल्यू एडिशन करते रहो, उसी में फंडामेंटल्स में ना मतलब देते रहो। इसके अलावा रामकरण जी ने भी एक इंपॉर्टेंट बात की, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैं आपको हजारों बार बता चुका हूँ, पीवाईक्यूज बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम लोग पढ़ते हैं। यदि इनका स्कोर 107 99 स्कोर रहा है तो कहीं ना कहीं इनका पीवाईक्यूज को लेके बहुत क्लियर स्ट्रेटेजी थी। तो आप ना जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे, पिछले सालों के प्रश्न पत्र थे, उनसे रिलेटेड आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे, पहले तो मैंने उनका ट्रेंड देखा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में एक मार्केट में अपने मरुधर बुक्स एक अवेलेबल है, जो मरुधर बुक है, जो जिसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को क्या कर रखा है ना, कंपाइल कर रखा है। तो सब लोगों को ना लास्ट टाइम पे जब वो सारा पढ़ लेते हैं तो उसको रिवाइज करने में बड़ी हेल्प मिलती है। तो वही मैंने बुक रेफर की। उसमें भी एज इट इज आपको जो ट्रेंड है एग्जाम में, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज इट वैसे ही क्वेश्चंस हैं, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो कि आपको जैसे कि उसमें क्या है ना कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यार 2008 में ऐसा क्वेश्चन था, 15 में ऐसा आया, 20 में ऐसा आया, 22 में ऐसा आया। तो आपको समझ में आ जाती है कि इस तरीके से ना मतलब कि आपको क्वेश्चन अगली साल चेंज हो सकता है। तो अब थोड़ा सा ना मतलब हम पढ़ाई से ना पर्सनल लाइफ की तरफ है ना, मतलब कि रामकरण जी से जानते हैं कि घर पे रामकरण जी आपके बच्चे भी होंगे, वाइफ भी होंगे, तो उनका टाइम आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि तैयारी के दौरान आपने मतलब उनके टाइम को कैसे मैनेज किया? एक तो मेरा बैंकिंग का जो टाइम था, उसमें मुझे जाना था कि लास्ट के मैंने 2 मंथ में तो छुट्टी ले ली थी। हाँ। जो फैमिली है तो उन्होंने मुझे, मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी फैमिली को कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और एकदम जो स्ट्रिक्ट टाइम जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है वैसे मेरा टाइमिंग फॉलो करवाती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पहले रामकरण जी आपकी मतलब जो भी धर्मपत्नी जी हैं, तो उनको ना हमारे चैनल और हमारे सारे जो दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने इनका इतना सहयोग किया और आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इसी के साथ है ना, मैं सभी जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैरिड लोग तैयारी कर रहे होंगे या फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो अपने माता पिता को ये वीडियो दिखा सकते हैं कि रामकरण जी की वाइफ, बच्चों ने आज उनको इतना बड़ा सपोर्ट किया तो आज वो इस मुकाम पे ना मतलब कि पहुंचे हैं। तो ये देखो आप सभी को मतलब ध्यान में रखना है। हाँ, मेरी जो बेटी है वो 11th क्लास में, तो मैं भी उससे बायोलॉजी कुछ टॉपिक्स पूछता था, तो वो भी मुझे टॉपिक्स निकाल के देते थे। अब देखो कहीं से भी सीखा जा सकता है कि इनकी बेटी 11th क्लास में बायोलॉजी पढ़ रही है, तो बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स इन्होंने वहां से सीखे। तो ये सीखने की ललक है ना आप में होनी चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं ना हमेशा शिकायतों पे लगे रहते हैं, जो अपने टेलीग्राम चैनल पे, सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा, ये हिंदी में नहीं आया, ये इंग्लिश में नहीं आया। भाई सीखने की ललक होगी ना, तो जैसे इन्होंने मतलब अपनी बेटी की किताबों से सीखा है, तो उससे बड़ा तो क्या ही मोटिवेशन होगा कि मतलब आपको सब जगह से कहीं से डिसिप्लिन, कहीं से ज्ञान सब मिल रहा था। तो ये तो बहुत बढ़िया। अब एक चीज और बताओ, आपकी आप ना नेवी में काम कर चुके हो, तो नेवी के अंदर आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, डिसिप्लिन सीखा होगा, हर चीज को करना सीखा होगा। तो मतलब उन्होंने मतलब आपके जीवन में ऐसी क्या क्वालिटी लेके आ गए कि आज मतलब आप मतलब इतने बड़ी मुकाम पे पहुंचे ना। देखो कोई भी आदमी ना कहीं भी सेलेक्ट हो रहा है ना और किसी ने कुछ अच्छा किया है ना, तो मान के चलो कि उसका जो व्यक्तित्व है ना उसके अंदर कहीं ना कहीं तो वो संबल है, कहीं ना कहीं से तो वो मजबूत है। क्योंकि जब है ना लाखों में से कुछ लोग सेलेक्ट हुए हैं ना, तो वो जरूर वो मतलब कि इनके अंदर एक क्वालिटी है। तो मतलब आपकी नेवी की नौकरी की वजह से आपके अंदर वो क्वालिटी कुछ ना कुछ तो जरूर डेवलप हुई होगी। वो क्या चीज़ आप अपने अंदर पाते तो सबसे पहले तो सर मैं बताना चाहूँगा, जब मैं 16 साल का था तो उसी में जैसे कि सिलेक्ट हो गए, तो हमारे भी घर में कोई बोलता था कि यार डॉक्टर बनना चाहिए। बिल्कुल। तो बट एक नेवी में सिलेक्शन हो गया, तो उस समय नेवी में सिलेक्शन होता नहीं था, हमारे गांव में फर्स्ट सिलेक्शन मेरा था। तो बोला कि यार नेवी में सिलेक्शन हो गया, तो हम नेवी में चले गए। फिर आपको जो डिफेंस सर्विसेज हैं, आपको एक तो सबसे बड़ा जो अगर नंबर 1 पे रखें तो आपको एक डिसिप्लिन सिखाती है। बिल्कुल। उसके बाद डिसिप्लिन के साथ आप ईमानदार हो, किसी भी कंडीशंस में आप कार्य करने के लिए रेडी हो, तैयार हो, मतलब एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। हम ऐसी कंडीशंस में काम किए वहाँ जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, 7-7 दिन तक आपके पास में दूर दूर तक देखने के लिए कोई नहीं है। तो वहाँ से एक आप किसी भी कंडीशन में किसी भी कोई भी कार्य करने के लिए आप तैयार हो। दूसरा, आप वहाँ से आप लीडरशिप एक क्वालिटी अच्छी सीख के आते हो कि कैसे आपको कमांड करना है, सिविल में कैसे कमांड करना है।
एक वहाँ पे अगर मैं ये मानता हूँ कि जैसे सिविल पब्लिक से कोऑर्डिनेशन की मैं मानता हूँ कि वहाँ पे कमी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल तो बट अगर जब हम सिविल में आए तो बैंकिंग सेक्टर में हमने सीखा बिल्कुल कि बिल्कुल। कैसे लोगों के साथ में हम मतलब कि एम्पैथी जो बड़ा पार्ट है, कैसे वहाँ क्राउड कंट्रोलिंग का अगर हम बैंक में मान सकते हैं कि कैसे करना है। दूसरा आपको ये अगर अपना प्रेशर कंट्रोल है, कैसे हम तनाव को प्रबंध करें, तो उसके लिए तो मेरी एक स्ट्रेटेजी रहती थी कि मैं तो डेली योगा एंड मेडिटेशन करता हूँ 1 घंटे। तो कहीं ना कहीं मुझे उसका भी बहुत बेनिफिट मिला। तो इनकी जो स्ट्रेटेजी है, मतलब कि जो नेवी से ऐसा क्या सीख के आए जिनकी वजह से उनके व्यक्तित्व में वो आया कि ये इतनी अच्छी रैंक लेके आ गए। तो इनकी जो स्ट्रेटेजी को यदि मैं शॉर्ट में यदि वो कर पाऊँ तो इनकी स्ट्रेटेजी थी DALS, डाल्स की इनकी स्ट्रेटेजी थी। D फॉर ये बोल रहे हैं कि डिसिप्लिन रहता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ आपका टाइम टेबल होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए ना कि लास्ट 60 डेज में क्या करना है, 30 डेज में क्या करना है, लास्ट के 90 डेज में क्या करना है, ये इसीलिए कि लेके आता हूँ कि ताकि थोड़ा डिसिप्लिन रखो। और डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन को हराता है, ये बात आज भी आप याद रख लेना। सेकेंड चीज़ है कि ये बोले कि अडेप्टिबिलिटी, कुछ भी सिचुएशन हो हासिल कर लेंगे। ये वाला ना कि मतलब कैसा भी नोट्स हो पढ़ लेंगे, कैसी भी सिचुएशन हो पढ़ लेंगे, तो वो चीज़ आपको बनाती है। तीसरी इनका लीडरशिप की, वो वहाँ से जो सीख के, लीडर का मतलब ये नहीं होता कि उसके पीछे की भीड़ है वो लीडरशिप है। लीडरशिप का मतलब है किसी भी सिचुएशन के अंदर एक लीडर, एक चैंपियन वाला माइंडसेट होना। कि मतलब कि यदि प्रीलिम्स के अंदर यदि 5 क्वेश्चन आपके लगातार आ भी नहीं रहे, क्वेश्चन गलत हो गए, उस समय भी लीडर क्या होता है ना, वो खड़ा रहता है। और 8 जो एस मतलब कि इन्होंने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए इन्होंने बताया कि वो मेडिटेशन भी करते थे, और वो जो व्यक्तित्व है। तो यदि मैं ऐसे मान रहा हूँ कि यदि ये जो डाल्स है वो यदि आपने अपने अंदर भी डेवलप कर लिए, तो आपके अंदर भी है ना रामकरण जी जैसा एक है ना जो एटीट्यूड है ना वो आ सकता है। तो आज का जो ये एक इंटरव्यू हमने इनसे लिया रामकरण जी से, तो उससे हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं। एक तो सर मैं और एक बात और बताना चाह रहे हैं रामकरण जी, वो भी कि आप हमेशा जब भी तैयारी करो पॉजिटिव रहिए। बिल्कुल। पॉजिटिव आपको रहना है कि आपके कई बार मन में ऐसा आएगा कि ये सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, बट आप अगर पॉजिटिव हो किसी भी चीज़ के प्रति, हर आपके चारों तरफ जो आभा मंडल है जिसको हम ओरा बोलते हैं, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर बुक पढ़ी होगी तो उसमें लिखा भी है जो कुछ आप सोचते हो वैसा होता जाता है आपके साथ में। बिल्कुल, ये चीज़ तो एकदम मैं तो एब्सोल्युटली मानता हूँ कि अपने अंदर एक ऑरा तो रखना चाहिए, कि मतलब आपको देख के आपसे लोग पॉजिटिव हो जाएं। आप यदि आप खुद ही आपसे पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, तो इतना बड़ा सब डिवीजन जहाँ पे 5 लाख जनता है, 10 लाख जनता है, तो वो आपसे कैसे मोटिवेटेड होगी। तो आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा तो होना ही चाहिए। ये तो मतलब एक मिनिमम बेसिक कंडीशन है ना, मतलब है। और हमेशा पॉजिटिव रह के आप ना मतलब की तैयारी करो। और इनके जैसे लाइफ से अपन ने बहुत कुछ सीखा कि बेसिक मतलब कि वहाँ जाके ये डाल सीख के आए, उसके बाद है ना मतलब कि इनकी धर्मपत्नी ने इनका साथ दिया, टाइम मैनेजमेंट कर सके। उसके बाद ना बेटी की किताबों से भी सीखा, मतलब सीखने की वो ललक थी। उसके बाद ना ये हमेशा पॉजिटिव रहे, जिसका एक रिजल्ट है ना मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि एक पॉजिटिव रिजल्ट इनको देखने का मिला। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हैं, कि मतलब इनका टाइम मैनेजमेंट था, इनकी मेहनत भी थी, इनके जो पॉजिटिव एटीट्यूड का ओरा भी था, और इन सब के पीछे पीछे इनके परिवार वाले जो लोग थे, उन्होंने इनके टाइम का सेक्रीफाइस किया, उनकी दुआएं थी, उन सब का भी एक है ना मतलब कि पूरा कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से इनका मतलब कि ये सिलेक्शन हुआ। तो रामकरण जी, अब आप बताओ कि हमारे चैनल पे जो लोग जुड़े हुए हैं, जी सर। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे भी जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या ऐसा करोगे कि वो मतलब कि ऐसे गांव देहात से बहुत सारा बच्चा है जो जी कोचिंग सर। नहीं कर पा रहा। हाँ हाँ। बहुत सारे लोगों का आता है कि सर मैं तो 2 साल के बच्चे की माँ हूँ, मेरे को कोचिंग करना मतलब कि मैं नहीं कर सकती। या फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं कि मतलब कि बार आता है कि मैं तो इस गांव से हूँ, मैं तो कभी बाहर नहीं पढ़ा हुआ। तो आपके क्या कोई मटेरियल वगैरह बना रखा है जो आप इनके साथ शेयर वगैरह करना चाहोगे तो? तो जैसे सबसे पहले तो जैसे गांव में है अपना सबसे समस्या रहती है कि हम शहर में जाके कैसे पढ़ाई करें। तो इसके लिए तो एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म अपने यहाँ से चालू कर रखा है, मुझे लगता है सबसे बढ़िया है। आप उसको फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, और जो क्लास में पढ़ाया जाता है एज इट इज़ वैसा ही रहेगा, बस आपको उसको पढ़ना बहुत ही शिद्दत से पढ़ना है आपको। फिर अगर नोट्स की सर ने जैसा कि कहा, तो मैंने आप कौन से प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।
अच्छा, ये मतलब कि एक रैंडम प्लेटफॉर्म की बात मतलब कि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो गांव से जाके मतलब कि तैयारी नहीं कर सकते, वो मतलब कि एक किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आजकल तो 2 4 5 हज़ार रुपये में कोर्स ना मतलब कि मिल जाता है, तो वो आप अपने मतलब की शिद्दत से आप ना मतलब कि देख सकते हो कि कौन सा मतलब कि प्लेटफॉर्म आप पे फॉलो करना चाहते हैं। दूसरा सर ने जैसे बताया कि जो नोट्स हैं मैंने शॉर्ट नोट्स हैं वो एक हिस्ट्री को छोड़ के सबके बनाए थे, बट मेरे हाँ, नोट्स बहुत ही कंसाई थे, 25 से 30 पेज मैक्सिमम थे। तो बिल्कुल। उससे अगर मैं एक बार भी 1 घंटे में पढ़ता था तो पूरी बुक रिवाइज हो जाती थी। अगर किसी साथी को अगर उससे हेल्प होती है तो मैं निश्चित रूप से उसको टेलीग्राम चैनल पे। बिल्कुल, इनका जो भी 25 पेजेस के जो नोट्स हैं हिस्ट्री के अलावा, क्योंकि हिस्ट्री तो आप सब लोगों ने कुलदीप सर से इतनी ज़्यादा पढ़ रखी है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी जो शॉर्ट नोट्स हैं वो जल्दी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो हमारी तरफ से रामकरण जी को जो एसडीएम बने हैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे चैनल का कोई भी मतलब गांव देहात का बच्चा कभी भी आपके एसडीएम ऑफिस में आए तो मतलब कि उनका मतलब बात सुनना, उनको चाय पानी ज़रूर पिला देना। सर निश्चित रूप से मैंने तो अभी 22 साल से सर्विस कर रहा हूँ, तो हमने तो यही सीखा है। और गांव ग्रामीण जो परिवेश से हैं, मैं निश्चित रूप से 100% कोशिश करूंगा कि उनकी हेल्प हो, समस्याएं सुनी जाए समस्या। और उनका निवारण किया जाए। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हम कभी किसी अलग टॉपर के साथ जो हमारे ही चैनल से जुड़ा हुआ है, जिसने बहुत कुछ सीखा है। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।